1857 की क्रांति के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। इस क्रांति के बाद भारत में कई सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। उनमें सबसे बड़ा परिवर्तन था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त करना और भारत में महारानी का शासन प्रारंभ हो जाना। जैसे ये लाइन कहा जाता है कि भारत में महारानी का शासन प्रारंभ हो गया, वैसे बहुत सारे विद्यार्थी या इतिहास में रुचि रखने वाले व्यक्ति हैं, उनके मन में एक सवाल आता है, वो ये कि आखिर सत्ता में महारानी का ही कब्जा क्यों हुआ, महाराजा का कब्जा क्यों नहीं हुआ? क्या उस समय इंग्लैंड में महाराजा नहीं हुआ करते थे, या महाराजा की ही ये पत्नियां थी जिन्हें महारानी का उपाधि दिया गया और हम कहने लग गए कि भारत में महारानी का शासन प्रारंभ हो गया? इसके पीछे क्या कारण था, वो आज हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हाल ही में आप लोग ये भी सुनेंगे 2022 में एलिजाबेथ द्वितीय का देहांत हो गया। तो रानी को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं विद्यार्थी लोग। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे कि ये महाराजा की पत्नियां थी या सर्वोच्च सत्ता इनके अधीन था या शासन के सर्वोच्च पद पे ये बैठे हुई थी। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना कब हुआ, उसके बाद धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य की ये कैसे रानी बनी वो चीज हम लोग यहाँ पे जानेंगे, अर्थात महिलाओं को कैसे एंट्री मिलता है वो चीज हम लोग यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग चलते हैं शुरुआत में और देखते हैं यूनाइटेड किंगडम का मैप। अभी आपको यूनाइटेड किंगडम इस तरह से दिख रहा है। यूनाइटेड किंगडम को तोड़िएगा तो क्या पता चलता है? यूनाइटेड किंगडम यानी कि राजवंश को जोड़ के यूनाइट करके ये किंगडम को बनाया गया है। इसमें वेल्स, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। तो शुरुआत में ये यूनाइट नहीं थे, बाद में धीरे धीरे समय के साथ यूनाइट हुए। तो यहाँ पे हम लोगों को एक नाम देखने को मिलता है, एथेलेस्टीन। एथेलेस्टीन जो है वो 924-25 के आसपास इंग्लैंड के जो भी छोटे छोटे शासक थे उनको पराजित करता है और एक बड़ा राजवंश का स्थापना करता है, जैसे कि हम लोग भारत के संदर्भ में मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से ये इंग्लैंड के जो भी छोटे छोटे राजवंश थे उसको एकत्रित करके यहाँ पे एक बड़ा राजवंश का स्थापना करेगा और कहलाएगा किंग ऑफ इंग्लैंड। तो इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का हम कह सकते हैं यहाँ से शुरुआत हुआ था। अब ये जो था ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे पहला राजवंश था, जो कि सैक्सन राजवंश के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। इस राजवंश का पहला राजा जैसा कि आपको बताया गया एथेलेस्टीन है और अंतिम जो राजा हुआ इस वंश का वो राजा हुआ हैरोल्ड द्वितीय। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत में कई सारे जैसे कि मुगल काल भी हम लोग पढ़ते हैं या दिल्ली सल्तनत पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे राजवंश होते हैं। तो उसी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में कई सारे राजवंश हम लोगों को देखने को मिलते हैं, जिनमें वर्तमान जो राजवंश है वो है हाउस ऑफ विंडसर और इसके अभी वर्तमान राजा जो है 2025 का बारे में बात करें तो चार्ल्स तृतीय इसके राजा हैं। तो इस तरह से बहुत सारे राजवंश हुए। अब ये राजवंश में क्या क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और कैसे ये किंग ऑफ इंग्लैंड से यूनाइटेड किंगडम के किंग बने, ये चलिए छोटे से वीडियो में हम लोग आगे जाने का प्रयास करते हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं प्लांटेजेनेट वंश के बारे में, जो कि 1154 से लेके 1399 के बीच रहा है। इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो कार्य यहाँ पे देखने को मिलता है वो है किंग जॉन का 1215 में मैग्ना कार्टा जारी करना। हम लोग देखते हैं कि राजा कभी भी जनता को कोई अधिकार नहीं देता है, लेकिन पहली बार किंग जॉन जो है 1215 में नागरिकों को अधिकार दिया और इस तरह से कहा जाता है विश्व में पहली बार नागरिकों को अधिकार मिला था, प्रजा को अधिकार मिला था। इसलिए जब भी कभी अधिकार मिलता है तो उसको मैग्ना कार्टा से, ये जो पेपर है ये मैग्ना कार्टा मतलब अधिकारों का प्रपत्र, तो इस तरह से जब भी कुछ अधिकार मिलता है तो वहां पे हम उसको मैग्ना कार्टा से तुलना कर देते हैं। जैसे संविधान पढ़ते वक्त मौलिक अधिकार को हम कहते हैं कि वो हमारे लिए मैग्ना कार्टा है, यानी अधिकारों का प्रपत्र है। तो इस तरह से इस वंश में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हम लोगों को देखने को मिला वो है मैग्ना कार्टा, यानी अधिकारों का प्रपत्र। ये कुछ ऐसे अधिकार थे, बेसिक अधिकार थे जो कि जनता को दिए गए थे। उसके बाद यहाँ पे एक रानी का नाम आता है एलिजाबेथ वन और इसी के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था। तो ये डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिला। अब अगला डेवलपमेंट हम लोगों को मिलता है स्टुअर्ट वंश में कि जेम्स प्रथम जो थे वो क्या करते हैं, इंग्लैंड तो पहले से ही इनके अधीन था, ये क्या करेंगे स्कॉटलैंड को भी अपने अधीन ले आएंगे और इस तरह से वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड तीनों मिलके ग्रेट ब्रिटेन बनाता है। और ये ग्रेट ब्रिटेन की प्रथम राजा होते हैं जेम्स वन, जो कि स्कॉटलैंड के संदर्भ में जेम्स 6 के तौर पे जाने जाते हैं। तो इस तरह से इंग्लैंड, वेल्स शुरुआत में था, अब इंग्लैंड और वेल्स के साथ मिल गया है कौन, स्कॉटलैंड, और इस तरह से बन गया है ग्रेट ब्रिटेन। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे ये यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो एक राजा आता है जॉर्ज थर्ड, जिसका शासनकाल 1760 से लेके 1820 था और ये लास्ट का जो आयरलैंड है उसको क्या कर देता है, मिला देता है।
तो कहने का मतलब है इंग्लैंड स्कॉटलैंड पहले से था, ये आयरलैंड को भी मिला देता है। तो इस तरह से सारे किंगडम यहाँ पे मिल जाते हैं और अब बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। और इसके पहले राजा थे जॉर्ज तृतीय। तो इस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ पे विस्तार हुआ। अब इसी ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे महिलाओं का एंट्री होता है, इसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में कई सारे राजवंश हुए, उसमें एक राजवंश हुआ ट्यूडोर राजवंश। उसके राजा हुए हेनरी आठवां। अब ये हेनरी आठवां के बारे में कहा जाता है ये बहुत ही ताकतवर और एकदम जिद्दी राजा था, मतलब जो चाह लिया वो चीज उसको मिलना ही चाहिए। और इसका चाहत था इसके बाद जो शासन हो ये इसके बेटे के द्वारा ही आगे चलाया जाए। तो मध्यकालीन जो सोच था, मध्यकालीन समाज में हम देखते हैं महिलाओं को हमेशा शासन से दूर ही रखा गया था। तो उस समय अगर ये चाह रहे हैं कि बेटे की प्राप्ति हो और वही हमारा शासन को आगे लेके चले, तो कोई नया बात यहाँ पे नहीं था। और इसके लिए वो चर्च तक से लड़ जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं जब इसके बारे में पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये बेटे के चाहत में कई शादियां करते हैं, जिसमें पहला शादी जो करते हैं वो कैथरीन ऑफ एरागोन से करते हैं और उनको एक बेटी की प्राप्ति होती है जिनका नाम है मैरी फन। अब देखिए, बेटे के चाहत रखने वाला व्यक्ति को बेटी मिल रहा है तो ये क्या करेगा, उस महिला से तलाक चाहेगा। चर्च तलाक देने से मना कर देता है। और तो जैसे ये चर्च तलाक देने से मना कर देता है, कैथोलिक चर्च का ये बहिष्कार कर देगा और इंग्लैंड ऑफ चर्च करके एक नया ही चर्च या एक नया ही पंथ ये क्या करेगा, शुरू करवा देगा। तो इस तरह से ये मैरी वन का कहानी है। दूसरा देखते हैं कि बेटे की प्राप्ति में चूंकि वो चर्च का विरोध कर चुका है तो दूसरा विवाह तो करेगा ही करेगा। दूसरा विवाह करता है किससे, एनी बोलेन से। और इससे भी इसको पुत्री की ही प्राप्ति होती है जिनका नाम है एलिजाबेथ वन। और इस तरह से बेचारा अब बेटा के चलते ये इतना शादी कर रहा है लेकिन फिर भी बेटा नहीं प्राप्त हो रहा है, तो तीसरा बार भी करता है। कहा जाता है दूसरी जो इसकी पत्नी थी उसको वो मरवा देता है षड्यंत्र करके। तीसरा शादी करता है, किससे करता है, जेन सिमूर से। जेन सिमूर से करने के बाद इसको एक बेटी की प्राप्ति होती है एडवर्ड 6 के तौर पे, इसको हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं। लेकिन जैसे ये बेटा जन्म लेता है वैसे इसकी पत्नी जेन सिमूर का देहांत हो जाता है। फिर से ये बेटे के चाहत में और 3 शादी करता है। कहने का मतलब इसको बेटा ही चाहिए था। और जेन सिमूर जो है वो उसको मृत्यु हो जाता है या वो मर जाती है, तो उसके बाद वो और बेटे की चाहत रखने के चलते वो फिर से और 3 शादियां करता है। और कहा जाता है वैध रूप से ये 6 शादी करता है, अवैध रूप से तो गिनती इसका नहीं है, तो अवैध को हम लोग यहाँ पे नहीं जानेंगे। अब देखते हैं कि ठीक है, यहाँ पे ये 3 शादियां की या 6 शादियां की, लेकिन 6 शादियों के बाद भी उनको एक ही बेटा का प्राप्ति या वैध पुत्र का प्राप्ति होता है जिनका नाम है एडवर्ड 6। तो अगला राजा जो इसके मृत्यु के बाद यानी 1547 में जब इसका देहांत हो जाएगा तो इसके मृत्यु के बाद इसका बेटा ही राजा बनेगा, क्योंकि ये चाह रहा था कि मेरा पुत्र ही राजा बने। तो यहाँ पे इनकी बेटियां थी बड़ी, लेकिन फिर भी ये 9 साल के बच्चा को क्या बनाता है, राजा। और 9 साल का बच्चा क्या शासन करेगा, उसके जो संरक्षक थे वही क्या कर रहे थे, शासक शासन कर रहे थे। और ये किस धारा को मानता था, कट्टर प्रोटेस्टेंट था ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे पिता की मृत्यु के बाद 9 साल का बच्चा यहाँ पे शासन करना शुरू करता है, जो कि किस चीज के लिए, किस धर्म को मानता था या किस पंथ को मानता था, प्रोटेस्टेंट पंथ को मानता था। अब इसको लगता था कि मेरे मृत्यु के बाद कहीं मेरी बहन जो है यहाँ पे कब्जा ना कर ले, क्योंकि वो जानता था कि अगर मेरी बहन आ गई तो वो जो है कट्टर कैथोलिक है और इस तरह से हमारा जो पंथ है वो नष्ट हो जाएगा और कैथोलिक जो है वो आगे आने लग जाएगा। इसीलिए ये क्या करता है, उत्तराधिकार योजना बनाता है, यानी अपना वसीयतनामा लिखता है और उसमें बोलता है मेरी मृत्यु के बाद अगर मैं मर गया, क्योंकि 9 साल का बच्चा है तो ये जो भी कर रहा होगा अपने संरक्षक के बात में आके कर रहा होगा। तो इस तरह से इसमें इसका एक वसीयत लिखा जाता है कि मेरे मृत्यु के बाद यदि अगर मेरा मृत्यु हो जाए तो मेरे मृत्यु के बाद मैरी को यानी इसकी बहन को सत्ता ना मिले, बल्कि इसकी एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था लेडी जेन ग्रे, उसको सत्ता मिले, क्योंकि लेडी जेन ग्रे जो थी वो प्रोटेस्टेंट थी और वो प्रोटेस्टेंट पंथ को आगे ले जा सकती थी। तो इस तरह से यहाँ पे इसका मृत्यु भी हो जाता है और मृत्यु के बाद इसका सत्ता का संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो है अपना उत्तराधिकार किसको चुना था, लेडी जेन ग्रे को। तो 10 दिन के लिए इसको लेडी जेन ग्रे को महारानी का भी क्या मिलता है, दर्जा मिलता है। लेकिन जैसे ये रानी बनती है वैसे यहाँ पे विरोध हो जाता है। क्यों, क्योंकि मैरी जो थी वो वैध संतान थी और बेटा अगर मृत्यु हो गया तो उसके बाद सत्ता जो है वो बेटी के हाथ आना चाहिए था, ऐसा सबका सोच था। और इसीलिए जनता और सेना दोनों इसका साथ यहाँ पे देता है। और यहाँ पे पता चलता है कि हेनरी 8 का वैध संतान ही अगला
रानी बनेगी, अगर बेटा नहीं है तो रानी बनना चाहिए। और इस तरह से लेडी जेन ग्रे को हटा दिया जाता है और यहाँ पे मैरी वन जो है वो सबसे पहली बार ब्रिटेन साम्राज्य की वैध रानी बनती है। तो इस तरह से यहाँ पे हम देखें मैरी वन इंग्लैंड की पहली आधिकारिक महिला शासक बनती है। तो इनके पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि मेरे बाद किसी भी लड़की का शासन हो, लेकिन फिर भी वही हुआ जो कि हम कहते हैं ना ऊपर वाले को क्या था, मंजूर था। यहाँ पे एक महिला ही क्या बनती है, शासक बनती है। यहाँ पे एक कारण और था जिसके कारण महिला शासक यहाँ पे बनी। सैलिक लॉ ब्रिटेन में ये प्रचलित नहीं था, लेकिन दूसरे देश अगर देखें तो उस समय में दूसरे देशों में ये प्रचलित था। जैसे कि फ्रांस में यहाँ पे देता है, ये सैलिक लॉ क्या था, महिलाओं को सत्ता से दूर रखा जाता था, महिलाओं को उत्तराधिकार में जगह नहीं दिया जाता था। लेकिन ब्रिटेन जो है इस नियम को नहीं मानता था, जिसके कारण मैरी को यहाँ पे सत्ता मिलता है। तो मैरी को सत्ता मिलने का दो कारण था। सबसे पहला तो हेनरी आठवां का जो बेटा था एडवर्ड सिक्स, उसका मृत्यु हो गया। उसके बाद उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ और उसके बाद एडवर्ड छठा का जो बहन थी, क्योंकि भाई तो था नहीं, तो बहन जो थी वही यहाँ पे रानी बनती है, क्योंकि वो जो है हेनरी आठवां की वैध संतान थी। इस तरह से महिलाओं का यहाँ पे एंट्री हो जाता है और पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य में महिला का यहाँ पे महिला शासक के तौर पे हम लोगों को हेनरी प्रथम देखने को मिलती है। ये काफी कट्टर कैथोलिक थी और इसीलिए इसको ब्लडी मैरी भी कहा जाता है। ऐसा यहाँ पे हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। इसके बाद इसकी जो बहन थी जिनका नाम है एलिजाबेथ प्रथम, उनका शासन काल रहा है 1558 से लेकर 1603 में। और आप लोगों को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, 1600 में। तो इसके काल में ही यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और इसके काल को गोल्डन एज के तौर पे भी जाना जाता है। और ये पूरे जीवन जो है अविवाहित रहती है, इसीलिए इसको वर्जिन क्वीन भी कहा जाता है। तो शुरुआत में जो हम आपको बोले थे, क्या ये महाराजा की पत्नी है, तो बिल्कुल नहीं। सत्ता के सर्वोच्च में यही थी, अर्थात उत्तराधिकार में इनको ही वो पद मिला था और ये जो है महारानी थी, ये किसी राजा की पत्नी नहीं थी। और इस तरह से हम देखते हैं कि मैरी वन के बाद दूसरा जो यहाँ पे रानी बनती है एलिजाबेथ वन, वो इतना उनके समय में साम्राज्य का विस्तार होता है कि उसको हम लोग गोल्डन एज कहते हैं। तो जो वहाँ की जनता के दिमाग में था कि पुरुष ही शासन कर सकता है, महिला शासन नहीं कर सकती है, ये बात हट जाता है। और यहाँ पे उत्तराधिकार में अगर पुरुष नहीं है तो महिलाओं को भी जगह मिलता है। और इस तरह से हम देखते हैं इसके बाद जो है वो मैरी द्वितीय भी रानी बनती है और उसके बाद एनी करके एक महारानी है, वो भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण जिससे हम लोग इस वीडियो का शुरुआत किए थे, उनका नाम आता है महारानी या क्वीन विक्टोरिया का, जिनका शासन था 1837 से लेके 1901। अब देख लीजिए 1837 से लेके 1901 यानी इसी बीच में 1858 आता है और वहीं पे कंपनी का शासन समाप्त होता है और महारानी का शासन शुरू होता है। तो यहाँ पे महाराजा की ये पत्नी नहीं थी, इनको उत्तराधिकार में ही वो पद मिला था। अर्थात 1858 में ब्रिटेन के साम्राज्य की सबसे सर्वोच्च सत्ता में बैठी हुई महिला जो थी वो कौन थी, विक्टोरिया थी। और इसीलिए कहा गया कि 1858 में भारत में महिला का शासन चला, यानी कि ब्रिटेन की रानी का शासन क्या हुआ, यहाँ पे प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे 1857 में यहाँ पे कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और क्वीन विक्टोरिया का शासन जो है वो प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 1901 के बाद सारे जितने भी हुए सत्ता के सर्वोच्च में वो राजा ही हुए। देश जब आजाद हो जाता है तो उसके 5 साल के बाद राजा नहीं मिलता है, फिर से यहाँ पे पुरुष जो है उनका मतलब अभाव होता है या पुरुष नहीं होते हैं और उसके बाद महिला जो है वही उत्तराधिकार बनती है, जिनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। और यही क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो 70 सालों तक पद में रहती है और 70 सालों तक पद में रहने के कारण ही हम लोग हमेशा ब्रिटेन की महारानी ही सुनते आए हैं। क्योंकि समझ लीजिए कि जब से देश आज़ाद हुआ है लगभग उस समय से 2022 तक ब्रिटेन के साम्राज्य की सबसे हेड कौन थी, ब्रिटेन की महारानी। तो जब भी हम लोग सुनते थे तो ब्रिटेन की महारानी ही सुनते थे, महाराजा का नाम सुनते ही नहीं थे। इसीलिए हम लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन होता था कि ब्रिटेन में राजा भी होता है कि केवल रानियां ही होती हैं। तो ऐसा नहीं है, वहां पे राजा भी हुए, लेकिन 2-3 ही रानियां हुई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो शासनकाल हम देखे इन्हीं रानियों के समय हुआ, चाहे वो एलिजाबेथ द्वितीय, ये तो आज़ादी का दौर है तो चलिए इसको छोड़ दीजिए। लेकिन विक्टोरिया के काल में भी अगर हम लोग देखते हैं तो क्वीन विक्टोरिया के काल में ही ना हम लोग देख रहे हैं कि वो जो है ईस्ट इंडिया 1858 का क्या होता है,
यहाँ पे बदलाव होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और उसके बाद जो है यहाँ पे भारत में महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा और वर्तमान में अभी जो है इनके बेटे जो है जिनका नाम है चार्ल्स तृतीय वही यहाँ के राजा हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों का ये जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। फिर से हम एक बार रिकैप कर देते हैं। शुरुआत में यहाँ पे केवल पुरुष ही राजा हुआ करते थे, लेकिन यहाँ पे बीच में उत्तराधिकार का जब संघर्ष हुआ तो वहाँ पे कोई भी पुरुष उत्तराधिकार नहीं बचा। तो पता चलता है कि महिला जो है वही जो है सर्वोच्च स्थान पे पहुंच जाती हैं और इस तरह से मैरी वन जो थी ब्रिटेन की सबसे पहली रानी थी। उसके बाद यहाँ पे आपका कई सारे रानी देखने को मिलता है, जिनमें रानी विक्टोरिया काफी फेमस हुई और रानी एलिजाबेथ को भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। एलिजाबेथ प्रथम जो है उनके काल को तो गोल्डन एज कहा गया और एलिजाबेथ जो ये सेकंड है, ये एलिजाबेथ से जो सेकंड है उनका जो कार्यकाल था हम कह सकते हैं काफी लंबा था, 70 साल का था, 52 से 22 तक रही। इसीलिए हम लोगों के दिमाग में ये बैठी हुई है। तो हम लोगों को कभी कभी लगता था कि ब्रिटेन में महारानियां ही सर्वोच्च हुआ करती थी, लेकिन अभी ब्रिटेन के जो हेड है या हम कह सकते हैं संवैधानिक प्रमुख हम कह सकते हैं वो कौन है, चार्ल्स तृतीय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप पॉलिटी के बारे में या कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और पॉलिटी के बारे में जानने में उत्सुक हैं, चीज़ों को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ जो पॉलिटी का कोर्स आप लोगों को कराया जा रहा है उसको आप देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ आपको फ्री वीडियो भी दिए गए हैं, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है, इससे कुछ फ़ायदा होगा तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।